हेलो एवरीवन, क्या हालचाल आप सभी के दोस्तों। स्वागत है आप सभी का इंजीनियरिंग इनोवेशन यूट्यूब चैनल पर। मैं आप सभी का दोस्त ऋषभ अग्रवाल। आज हम करने जा रहे हैं सिंक्रोनस मशीन की पार्ट नंबर 1 वीडियो। ठीक है, इससे पहले हमने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल मशीन्स कवर कर लिया है। इलेक्ट्रिकल मशीन्स में हमने डीसी और ट्रांसफार्मर कवर कर लिया है। अब सिंक्रोनस मशीन करेंगे। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक आपका बचता है इंडक्शन, वो करेंगे। तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम यह है कि आपको सबसे पहले तो सभी के सभी लेक्चर्स को कवर करना है। दूसरा उसके बाद काम यह है कि आपको अब मुझे कमेंट में बताना है इस वीडियो के कि नेक्स्ट सब्जेक्ट आप लोग क्या चाहते हैं। क्योंकि मशीन्स की भी डिमांड थी तो मैंने मशीन्स भी ले आया, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स भी हो गया। अब आपके अपकमिंग एग्जाम्स में आपको किस सब्जेक्ट की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, जिस सब्जेक्ट के सबसे ज्यादा कमेंट्स होंगे मैं उसी सब्जेक्ट के क्वेश्चन सीरीज आपके लिए स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, फिलहाल आज की वीडियो में हम सिंक्रोनस मशीन के क्वेश्चंस करेंगे। काफी सारे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, काफी सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे। आप जानते हैं मेरे सॉल्यूशन कराने का तरीका, मैं आपको बहुत कुछ नई चीजें सिखाऊंगा। तो इस लेक्चर को पूरा का पूरा देखना है। और वीडियोस को आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत बात है भाइयों। लाइक जरूर करना है वीडियोस को। ओके, चलिए स्टार्ट करें। तो दोस्तों जो मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मेरा नाम है दोस्तों ऋषभ अग्रवाल। आई एम करेंटली वर्किंग इन एमईएस एज अ जेई एंड आई हैव आल्सो बीन सिलेक्टेड इन ऑल ऑफ दीस एग्जाम्स विद ऑल इंडिया रैंक 6 इन केंद्रीय विद्यालय। I have qualified GATE many times, 5 times specifically, and I have a teaching experience of more than 7 years. For messaging me or asking any doubt, you can message me on this Telegram handle Rishabh Agarwal Official. चलिए, तो इस क्लास की पीडीएफ अगर आपको चाहिए भाई तो ऋषभ अग्रवाल डब्ल्यू टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। फटाफट से जाके ज्वाइन कर लीजिए और सारी की सारी पीडीएफ्स को डाउनलोड कर लीजिए अपने रिवीजन पर्पस के लिए। स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो देखो, ये क्वेश्चन आपके कंस्ट्रक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन है ना। सेलेंट पोल टाइप की कंस्ट्रक्शन इज सुइटेबल फॉर रनिंग लो स्पीड प्राइम मूवर्स। मतलब दो टाइप के रोटर होते हैं ना, एक सेलेंट पोल एक नॉन सेलेंट पोल, मतलब सिलेंड्रिकल। तो सेलेंट पोल वाला किस लिए यूज करते हैं? लो स्पीड के लिए, है ना। और सिलेंड्रिकल वाला हाई स्पीड के लिए। देखो मैं एक चार्ट लेके आया हूं, इस चार्ट को देखिए समझिए। आपको मेन चीज इसमें जो याद रखनी है वो ये वाला पॉइंट है। सबसे पहले तो कि सेलियन पोल टाइप का डायमीटर ज्यादा होता है और एक्सियल लेंथ छोटी होती है। ठीक है, लेकिन जो सिलेंड्रिकल टाइप है उसकी एक्सियल लेंथ ज्यादा होती है और डायमीटर स्मॉल होता है। फिर ये वाला पॉइंट, दूसरा पॉइंट तो हर कोई जानता होगा कि सेलिएंट में नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप रहता है, सिलेंड्रिकल में यूनिफॉर्म रहता है। सेलिएंट पोल के अंदर नॉइस ज्यादा होती है, सिलेंड्रिकल के अंदर नॉइस कम होती है। हंटिंग फिनोमेना आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है सिंक्रोनस मशीन में। तो जो हंटिंग है वो सेलिएंट पोल में आती है, सिलेंड्रिकल में नहीं आती। हंटिंग अकर्स हियर और यहां पर नेग्लिजिबल हंटिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, सैलिएंट पोल को हम लोग प्रेफर करते हैं लो स्पीड के लिए, सिलेंड्रिकल को हाई स्पीड के लिए। लो स्पीड किस टरबाइन में यूज होता है, किस पावर प्लांट में यूज होगा? हाइड्रो पावर प्लांट में, इसीलिए इसको हाइड्रो ऑल्टरनेटर भी कहते हैं। और सिलेंड्रिकल वाला स्टीम पावर प्लांट में यूज होता है, इसलिए इसे टर्बो ऑल्टरनेटर भी कहते हैं। ठीक है, ओके। चलिए, तो ये क्वेश्चन था, इसमें अलग अलग स्टेटमेंट दे रखे हैं। सच मशीन शुड हैव कंपैरेटिवली लार्ज रोटर डायमीटर, सैलिएंट पोल के बारे में बात कर रहा है, बड़ा डायमीटर होना चाहिए, बात तो सही है। शुड हैव स्मॉलर रोटर डायमीटर, गलत। एयर गैप फ्लक्स शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय रोटर एंगल पोजीशन, ये भी गलत। सच मशीन शुड हैव रिलेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ पोल्स, ये भी गलत। आंसर हो जाएगा ए। हाँ देखो, पोल से रिलेटेड भी चीजें समझ लो। देखो, सैलिएंट वाले में हमने बोला, सैलिएंट पोल वाले में स्पीड लेस होनी चाहिए, है ना। क्या बोला हमने? सैलिएंट पोल वाले में लेस स्पीड होनी चाहिए, है ना, लेस स्पीड। और स्पीड क्या होता है? 120 एफ अपॉन पी। तो स्पीड को कम करना है तो पोल्स कैसे होने चाहिए? लार्ज होने चाहिए, लार्ज नंबर ऑफ पोल्स, लार्ज पोल्स। और सिलेंड्रिकल वाले में, सिलेंड्रिकल रोटर में मोर स्पीड होना चाहिए, सो लेस नंबर ऑफ पोल्स, पोल्स की वैल्यू कम होनी चाहिए। ठीक है, चलो ये भी ध्यान रखेंगे। इस क्वेश्चन को बताओ, ये भी सिमिलर क्वेश्चन ही है, बस ये सिलेंड्रिकल टाइप वाले का है। तो क्या कह रहा है? नंबर ऑफ पोल्स इज रिलेटिवली लेस एंड दस सुइटेबल फॉर स्टीम टरबाइन। क्या ये बात सही है? एकदम सही है। इसमें अभी पोल्स कम होते हैं, स्पीड ज्यादा होती है और स्टीम टरबाइन के लिए सुइटेबल है, ये करेक्ट आंसर है। बी ऑप्शन देखिए, नंबर ऑफ पोल्स इज हाई, गलत। नंबर ऑफ पोल्स अंडर सच अ फ्रेमवर्क इज लेस एंड सुइटेबल फॉर हाइड्रोलिक, जी नहीं, हाइड्रोलिक के लिए नहीं, हाइड्रो के लिए यूज नहीं होता है, ये स्टीम के लिए यूज होता है, ये भी गलत है। कंस्ट्रक्शन फ्रेमवर्क इज सुइटेबल फॉर हाइड्रोलिक, गलत है। ठीक है,
चलिए अब इस क्वेश्चन पे आओ मेरे भाइयों। आर्मेचर रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो यार देखो, आर्मेचर रिएक्शन ये डीसी मशीन में भी हुआ करती थी, ये सिंक्रोनस मशीन में भी हुआ करती है। लेकिन डीसी मशीन में इसमें दो चीजें हम पढ़ते थे, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन होगा, डीमैग्नेटाइजेशन होगा, वो अलग चीज है। सिंक्रोनस मशीन के अंदर पावर फैक्टर के हिसाब से इसका मैग्नेटाइजेशन होता है। जैसे कि आप इस चार्ट को देखिए, ठीक है। आर्मेचर रिएक्शन अलग अलग पावर फैक्टर पे अलग अलग इफेक्ट दिखाती है, ठीक है ना। जैसे कि प्योरली रेजिस्टिव पावर फैक्टर अगर हमारे पास है तो फिर कैसा इफेक्ट दिखाएगी, चाहे जनरेटर में हो आर्मेचर रिएक्शन, चाहे मोटर में हो, दोनों में ही क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट होगा, ठीक है। प्योरली रेजिस्टिव लोड पे, यूनिटी पावर फैक्टर पे। अगर हमारे पास इंडक्टिव लोड है, जीरो पावर फैक्टर लैगिंग का कंडीशन है, ठीक है, इस केस में डीमैग्नेटाइजेशन जनरेटर के अंदर। और अगर हमारे पास कैपेसिटिव लोड है, जीरो पावर फैक्टर लीडिंग का केस है, तो हमारे पास मैग्नेटाइजेशन होगा जनरेटर में। सर मोटर में कैसे याद रखें, मोटर में इसका जस्ट उल्टा हो जाता है, डीमैग्नेटाइजेशन की जगह मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन की जगह डीमैग्नेटाइजेशन। एक दो बार अपनी कॉपी में लिखेंगे, आराम से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्वेश्चन बोल रहा है यूनिटी पावर फैक्टर पे ऑल्टरनेटर में क्या होगा, तो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन होता है ना। सर ऑप्शन में तो कुछ भी दे ही नहीं रखा, तो ढूंढना पड़ेगा उसका एक और लैंग्वेज है, क्या, डिस्टॉर्शन ऑफ मेन फ्लक्स। डिस्टॉर्शन का मतलब ही क्रॉस मैग्नेटाइजेशन होता है, ठीक है, कि आर्मेचर फ्लक्स मेन फ्लक्स को डिस्टॉर्ट करेगा, ठीक है ना। वीकनिंग ऑफ मेन फ्लक्स मतलब डीमैग्नेटाइजेशन, स्ट्रेंथनिंग ऑफ मेन फ्लक्स मतलब मैग्नेटाइजेशन। तो डिस्टॉर्शन मतलब क्या हो गया, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। आ जाओ इस क्वेश्चन पे, देखो ये भी आर्मेचर रिएक्शन का एक और बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें बोल रहे हैं कि विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। आजकल ऐसे ही क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके एग्जाम में, है ना, तो भाई ध्यान से पढ़ो इसके। देखो यार, बोल रहा है कि आर्मेचर रिएक्शन डिपेंड्स ऑन बोथ लोड करंट एंड पावर फैक्टर। क्या ये बात सही है? सही बात है। जैसे कि लोड बढ़ेगा तो जो लोड करंट है, आर्मेचर करंट, वो भी इंक्रीज होगी, तो आर्मेचर रिएक्शन का जो फ्लक्स है वो भी इंक्रीज होगा। तो आर्मेचर रिएक्शन का जो इफेक्ट है, क्या वो भी इंक्रीज होगा? बिल्कुल होगा। लोड करंट चेंज होगी तो आर्मेचर रिएक्शन का जो इफेक्ट पड़ रहा है मेन फ्लक्स पे वो भी चेंज होगा। पावर फैक्टर पे डिपेंड करता है, बिल्कुल डिपेंड करता है। अभी देख के आए, प्योरली रेजिस्टिव में अलग, इंडक्टिव लोड में अलग, कैपेसिटिव लोड में अलग, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। When the generator is loaded, the armature carries the current. The armature current sets up its own magnetic field. जनरेटर पर लोड डालेंगे, करंट फ्लो होगा, आर्मेचर करंट अपना फ्लक्स बनाएगा फाई ए, और ये फ्लक्स मेन फ्लक्स को अफेक्ट करेगा। ये बात भी सही है। आर्मेचर रिएक्शन करती क्या है, इट इंक्रीजेस द जनरेटेड वोल्टेज एंड स्पार्किंग एट ब्रश रिड्यूस। और चौथा ऑप्शन कह रहा है इट रिड्यूसेस द जनरेटेड वोल्टेज बाय डिस्टॉर्टिंग द मेन फ्लक्स एंड इट कॉजेस स्पार्किंग एट ब्रश। अब आप ही बता दो, आर्मेचर रिएक्शन की वजह से स्पार्किंग होती है या हटती है? घट थोड़ी जाती है, हटती नहीं है, स्पार्किंग होती है। तो ये कह रहा है स्पार्किंग एट ब्रश रिड्यूस, गलत बात है ये, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप ध्यान से तसल्ली से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आराम से समझ में आएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, लैंग्वेज वाले कोई टफ नहीं होते, बस थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। आ जाइए इस क्वेश्चन पे। ये एसएससी 2022 का ही क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट कम अंडर द एडवांटेज ऑफ स्टेशनरी आर्मेचर। आर्मेचर को हम स्टेटर पर लगाते हैं, ठीक है ना, फील्ड वाइंडिंग को रोटर पे। तो क्योंकि आर्मेचर वाइंडिंग जो होती है वो 11 केवी की वाइंडिंग होती है, उसका साइज बहुत बड़ा होता है, इस वजह से हम उसे स्टेटर पर लगाते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि कौन से इसके एडवांटेज नहीं है, डज नॉट कम अंडर द एडवांटेज। तो पढ़ के देख लो, स्टेटर का वेट इज लेस कंपेयर्ड टू रोटर वेट। बताइए क्या इस चीज सही है? ऑब्वियसली बात है गलत है ये। स्टेटर मतलब आर्मेचर, आर्मेचर वाइंडिंग 11 केवी की वाइंडिंग है, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कंडक्टर्स होते हैं, बहुत बड़ा स्टेटर होता है। और रोटर पर डीसी वाइंडिंग रहती है, इसलिए छोटा रहता है, तो यही गलत है, नॉट कम अंडर द एडवांटेज। बाकी ऑप्शंस देखिए सही है या नहीं। स्पार्किंग एंड ब्रश इज कंप्लीटली अवॉइडेड। ब्रश, और ब्रश होती कहां पर है, रोटर पे। रोटर पे क्या दे रहे हैं, डीसी, तो डीसी में कोई करंट का चेंज तो हो नहीं रहा है, प्लस माइनस तो हो नहीं रहा है, ये करंट एक ही डायरेक्शन में, यूनिडायरेक्शनल करंट है, डीसी है, तो कोई भी स्पार्किंग नहीं होगा। इट नीड्स ओनली टू स्लिप रिंग, सही बात है, डीसी में प्लस और माइनस। इट इज इजी टू इंसुलेट स्लिप रिंग्स विच आर ऑन डीसी, जी हाँ, क्योंकि कम सप्लाई है तो इंसुलेशन करना आसान है, तो आंसर ए हो जाएगा।
सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही रहते हैं सिंक्रोनस मशीन में, ऐसा कुछ भी बहुत ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। आप आराम से क्वेश्चंस को पढ़िए, समझ में आएंगे आपको, ठीक है ना। देखो अब क्या कह रहा है, डैम्पर वाइंडिंग का क्वेश्चन आ गया ये, ठीक है। तो देखो डैम्पर वाइंडिंग जो है वो हम सिंक्रोनस जनरेटर में और सिंक्रोनस मोटर दोनों में यूज करते हैं। डैम्पर वाइंडिंग को हम लोग दोनों जगह यूज करते हैं, लेकिन दोनों जगह इसके काम अलग अलग हैं। क्या? जैसे कि सिंक्रोनस जनरेटर और सिंक्रोनस मोटर दोनों की बात कर लेता हूं मैं। सिंक्रोनस मोटर में किस लिए यूज होती है, चलो बताओ। स्टार्टिंग टॉर्क पैदा करने के लिए, क्योंकि सिंक्रोनस मोटर नॉट सेल्फ स्टार्टिंग होती है, तो टू प्रोवाइड स्टार्टिंग टॉर्क। ऑल्सो टू एलिमिनेट हंटिंग, हंटिंग हटाने के लिए और स्टार्टिंग टॉर्क दोनों के लिए ही सिंक्रोनस मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का यूज करते हैं। लेकिन जनरेटर में इसका सिर्फ और सिर्फ काम है टू एलिमिनेट हंटिंग। जनरेटर में ये सिर्फ हंटिंग एलिमिनेट करने के लिए यूज होती है भाई, समझे ना। सो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, बी आंसर हो जाएगा। डैम्पर वाइंडिंग लीकेज करंट कैरी करती है, नहीं। कैरी मैग्नेटिक फ्लक्स, नहीं। प्रोवाइड स्टार्टिंग टॉर्क, मोटर होता तो सही होता, जनरेटर में नहीं होगा। तो बेसिकली हंटिंग एलिमिनेट करना, जो अनबैलेंस आ रहा है वोल्टेजेस में उनको करेक्ट करना, मेंटेन बैलेंस थ्री फेज वोल्टेज अंडर अनबैलेंस कंडीशन, ठीक है। चलिए अब ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, मैक्सिमम बच्चे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको इसका आंसर भी याद होगा। इसका आंसर ए होता है, ठीक है। काफी बार कराया है मैंने ये क्वेश्चन, चलिए बताता हूं। देखो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना है भाई, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या होता है फॉर्मूला? साइन एम बीटा बाई टू डिवाइड बाय एम साइन बीटा बाई टू, ठीक है। बीटा क्या है? 180 डिग्री डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्लॉट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ पोल्स। और एम क्या है? नंबर ऑफ स्लॉट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ पोल्स इनटू नंबर ऑफ फेज, बस, ठीक है। इन सब वैल्यूज को निकाल लो, आंसर आ जाएगा। तो बीटा कैलकुलेट कर लो सबसे पहले। 180 डिग्री डिवाइड बाय स्लॉट्स कितने हैं मेरे भाई? 36। पोल्स कितने हैं? 4, तो 36 बाई 4 9, मतलब 20 डिग्री। एम कितना आ जाएगा? स्लॉट्स हैं 36, पोल है 4, फेज है 3, तो ये आ जाएगा 3। केडी निकाल लीजिए। आई होप मैक्सिमम बच्चों का आंसर आ भी गया होगा। साइन एम बीटा 3 इंटू 20 अपॉन 2 डिवाइड बाय एम साइन 20 बाई 2, तो कितना आ जाएगा भाई? साइन 30 ऊपर आ जाएगा और 3 और साइन 10 बच गया, आंसर आ गया ए, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, इसको बताओ। यही है ना क्वेश्चन? हाँ। इन synchronous alternator which of the following coils will have EMF closer to sine waveform? कौन सी कंडीशन को हम अप्लाई करें जिससे वेवफॉर्म साइनसोडल बने ईएमएफ की? तो देखो जनरली हम सिंक्रोनस मशीन में जो वाइंडिंग यूज करते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों तो हट गए पहले। अब हम फुल पिच का यूज करें या शॉर्ट पिच का? देखिए शॉर्ट पिचिंग करने से क्या होता है, शॉर्ट पिच करने से क्या होता है, हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स एलिमिनेट हो जाते हैं। जो हार्मोनिक्स है ना वो एलिमिनेट कर देते हैं हम शॉर्ट पिचिंग करने से, ठीक है। अगर एलिमिनेट हो जाते हैं हार्मोनिक्स तो जो हमारी वेवफॉर्म है वो साइनसोडल वेवफॉर्म जैसी मिलने लग जाती है, क्योंकि हार्मोनिक्स हट रहे हैं, उसमें से कचरा हट रहा है, ठीक है। कहीं से भी कचरा हटेगा तो नीट एंड क्लीन दिखेगा, तो हमें साइनसोडल वेवफॉर्म चाहिए, हमें साइनसोडल जैसी मिलने लग जाती है। तो इसीलिए हम डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का यूज करते हैं विद शॉर्ट पिच्ड कॉइल्स टू गेट साइनसोडल ईएमएफ क्लोज टू साइन वेवफॉर्म, ठीक है दोस्त। आ जाओ इस क्वेश्चन पे, बहुत ही प्यारा बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है, मैंने मल्टीपल टाइम से क्वेश्चन कराया भी है। अब आप भी समझिए इस क्वेश्चन में क्या कहना पूछना चाह रहा है। देखो भाई एक ऑल्टरनेटर है, एक लोड को सप्लाई दे रहा है। कितना लोड है? 300 किलोवाट का लोड है भाई, 0.6 पावर फैक्टर लैगिंग पे, ठीक है। बोल रहे कि पावर फैक्टर को बढ़ा दे यूनिटी तो कितना और पावर देगा, ठीक है। देखो P बराबर क्या होता है? S इंटू कॉस फाइव, ठीक है ना। एक ऑल्टरनेटर के अंदर अगर कुछ भी चेंज नहीं होता है, वो सेम रहता है, तो वो है उसकी रेटिंग। रेटिंग
रिमेन्स सेम। किसी मशीन की कितनी पावर, कोई मशीन कितना पावर डिलीवर कर रहा है वो अलग अलग चीजों पे डिपेंड करता है। जैसे पी किस पे डिपेंड कर रहा है, cos फाइव पे। जितना अच्छा पावर फैक्टर होगा उतना ज्यादा पावर देगा, लेकिन रेटिंग तो मशीन की सेम रहेगी ना, रेटिंग थोड़ी ना चेंज होगी। तो रेटिंग आपको निकाल लेनी है सबसे पहले, पहली कंडीशन से। क्या? S बराबर आएगा P अपॉन cos फाइव। तो P कितना हो गया 300, cos फाइव कितना हो गया 0.6, तो ये आ गया 500 kVA। अब इस रेटिंग का यूज करके कितना पावर देगा वो निकाल लो। देखो अब नई पावर क्या देगा, S इंटू कॉस फाइव टू, जो पावर फैक्टर है नया वाला 500 इंटू एक। मतलब यूनिटी पावर फैक्टर का अगर हम यूज करेंगे तो मशीन 500 किलोवाट पावर देगी। पहले कितनी दे रही थी, 300 किलोवाट। तो हाउ मेनी मोर किलोवाट, 200 किलोवाट, है ना। इंक्रीज इन पावर कितना ज्यादा दिया, 500 माइनस 300, 200 किलोवाट पावर मशीन अब ज्यादा देगी। तो पावर फैक्टर अगर आप सुधार दोगे मशीन का तो मशीन और ज्यादा पावर डिलीवर करेगी। समझ गए, यही कॉन्सेप्ट था, बस सिंपल। चलो इस क्वेश्चन पर आओ। इसमें आपसे बोल रहा है शॉर्ट सर्किट कंडीशन में पावर फैक्टर ऑफ सिंक्रोनस मशीन क्या रहेगा। अब ये शॉर्ट सर्किट किस चीज का करेंगे, मतलब लोड का कर देंगे। देखो ये जो है यहाँ पे लोड होना चाहिए था वैसे, लेकिन लोड को हटा दिया है क्योंकि शॉर्ट सर्किट कंडीशन लानी है। कभी भी शॉर्ट सर्किट होता है तो उसके अक्रॉस वोल्टेज क्या कर देते हैं, जीरो कर देते हैं। अब देखिए ये जो करंट फ्लो कर रही है ये शॉर्ट सर्किट करंट मैंने बोल दिया ISC। ये क्या हो जाएगा, जो EMF है डिवाइड बाय इंपेडेंस RA प्लस JXS। लेकिन प्रैक्टिकली जो आर्मेचर रेजिस्टेंस है वो सिंक्रोनस रिएक्टेंस से काफी छोटा होता है, तो बच जाएगा फिर केवल ये EF अपन JXS 1 अपॉन J को ऊपर ले गए तो एंगल माइनस 90 डिग्री बन गया। तो बेसिकली करंट का एंगल माइनस 90 डिग्री, मतलब ये मान लीजिए VT। तो करंट क्या कर रही है, 90 डिग्री से लैग कर रही है, मतलब ZPF जीरो पावर फैक्टर लैगिंग करंट है ये। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि सिंक्रोनस मशीन जब शॉर्ट सर्किट कंडीशन में होती है तो उस केस में जो करंट का नेचर होता है वो कैसा होता है, ZPF लैगिंग होता है, ऑलमोस्ट जीरो पावर फैक्टर लैगिंग शॉर्ट सर्किट कंडीशन में। ठीक है, चलिए आ जाओ इस क्वेश्चन पे आ जाओ। बताओ भाई, तुम लोग बताओ, चलो पढ़ो इसे। इन एन ऑल्टरनेटर वोल्टेज ड्रॉप्स अकर्स इन। ऑल्टरनेटर के अंदर वोल्टेज ड्रॉप किस किस चीज में होता है, तीन चीजों में होता है। देखो पहला तो जो भी हम वाइंडिंग कर रहे हैं उसका रेजिस्टेंस, तो आर्मेचर रेजिस्टेंस कह दिया हमने, IaRa। फिर जो भी हमारा फ्लक्स रहता है उसमें कुछ ना कुछ लीक करता है, तो लीकेज रिएक्टेंस ड्रॉप बोलते हैं उसे। लीकेज फ्लक्स की वजह से आएगा IaXAN। तीसरा है हमारा आर्मेचर रिएक्शन की वजह से जो भी फ्लक्स में रिडक्शन आएगा वो वाला ड्रॉप, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, IaXAR। तो ये तीन तरीके के ड्रॉप होते हैं भाई, आंसर हो जाएगा C। ठीक है, इसी हिसाब से हम मॉडल भी करते हैं। चलो मैं मॉडल बताता हूं, देखो इस तरीके से इक्विवेलेंट सर्किट बना देते हैं। सिंक्रोनस जनरेटर का इस तरीके से हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट बना देते हैं। यहाँ पे VT आ जाता है, ये EF है एट एंगल डेल। देखिए ये हो गया JXAL JXAR RA, और यहां से यहां करंट जा रही है आर्मेचर करंट। ये है इक्विवेलेंट सर्किट एक सिलेंड्रिकल रोटर जनरेटर का। इसमें तीन ड्रॉप है, आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस, आर्मेचर रिएक्शन का रिएक्टेंस और आर्मेचर रेजिस्टेंस। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये वाली चीज मैक्सिमम बच्चों ने नहीं पढ़ी होती है ना, तो मैं आपको देखिए बताता हूं। जब भी सिंक्रोनस मशीन के अंदर शॉर्ट सर्किट की कंडीशन आती है या फॉल्ट आता है, जैसे हम पावर सिस्टम में बोलते हैं कि फॉल्ट आ गया, फॉल्ट का एक चैप्टर पढ़ते हैं पावर सिस्टम में,
बहुत बड़ा चैप्टर होता है, ठीक है। अलग अलग टाइप के फॉल्ट होते हैं, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। फॉल्ट मतलब क्या? शॉर्ट सर्किट। तो जब जब शॉर्ट सर्किट आएगा तो उस केस में करंट एकदम से बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो जो करंट का ग्राफ होता है वो क्या होता है? देखो ये वाला ग्राफ होता है, ठीक है। ये करंट का ग्राफ है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इस करंट में हम लोग 3 पीरियड्स को डिफाइन करते हैं। जो शुरुआत की 1 या 2 साइकिल होती हैं उसको हम बोलते हैं सब ट्रांजिएंट। फिर बाद की 3-4 साइकिल्स को बोलते हैं ट्रांजिएंट, और उसके बाद वाले को बोलते हैं स्टेडी स्टेट। सब ट्रांजिएंट में जो करंट है ISC डबल डैश होती है, ये सबसे ज्यादा है। इससे छोटी करंट क्या होगी? ट्रांजिएंट वाली ISC डैश, और सबसे छोटी करंट होगी स्टेडी स्टेट में ISC। इन तीनों का हम रिएक्टेंस भी डिफाइन करते हैं, ठीक है। रिएक्टेंस मतलब किस कंडीशन में कैसा रिएक्टेंस, कितनी रिएक्टेंस की वैल्यू होगी। तो देखो करंट सबसे ज्यादा है तो रिएक्टेंस इस केस में सबसे छोटा होगा। तो सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस सबसे छोटा, उससे बड़ा ट्रांजिएंट रिएक्टेंस, और सबसे बड़ा स्टेडी स्टेट रिएक्टेंस। ये भी पेपर में आ चुका है। पूछा क्या है क्वेश्चन में? पूछा ये है रिएक्टेंस ऑफ द स्टेटर वाइंडिंग ऑफ एन ऑल्टरनेटर एट द इंस्टेंट ऑफ शॉर्ट सर्किट इज कॉल्ड। इंस्टेंट ऑफ शॉर्ट सर्किट, जब शॉर्ट सर्किट हुआ उस इंस्टेंट पर कौन सा रिएक्टेंस डिफाइन होता है सबसे पहले? कौन सा होता है? सब ट्रांजिएंट। सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस XD डबल डैश, ठीक है। क्लियर? चलिए भाई बहुत बढ़िया। तो 3 पीरियड होते हैं, सब ट्रांजिएंट, फिर ट्रांजिएंट, फिर स्टेडी स्टेट। इस क्वेश्चन पर आ जाइए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द लोड एंगल व्हेन द पावर आउटपुट ऑफ ए सेल्फ पोल सिंक्रोनस मशीन जनरेटर इज मैक्सिमम? क्या आंसर है? 45 डिग्री? नहीं नहीं, 90 डिग्री। इतना मारूंगा ना सालो, इतना पीटूंगा ना। किसकी मैक्सिमम पावर पूछ रहा है? कौन सी पावर पूछ रहा है? आउटपुट पावर के बारे में बात कर रहे हैं। सिंक्रोनस मशीन के जो सेलिएंट पोल टाइप है उसमें 2 टाइप की पावर होती है गधो, आपको पता है फिर भी गलत कर रहे हो। ये VT अपॉन XD साइन डेल प्लस VT स्क्वायर अपॉन 2 1 अपॉन XQ माइनस 1 अपॉन XD साइन 2 डेल। आपको यह भी पता है कि इन पावर्स को क्या कहते हैं? देखो इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर। जब हम डीसी मशीन पर, मतलब वो सिंक्रोनस मशीन में रोटर पर डीसी सप्लाई देते हैं ना, तो EMF एक्साइटेशन आता है, उसकी वजह से ये जो पावर आती है EF, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर। और ये कौन सी पावर है? जी हाँ, रिलक्टेंस पावर है ये। तो अगर हमसे ये पूछता कि सेलिएंट पोल मशीन के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर कब मैक्सिमम होगी, तो ये मैक्सिमम कब होगी? एट डेल इक्वल टू 90 डिग्री। ये मैक्सिमम कब होगी? एट डेल इक्वल टू 45 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे 2 डेल है। लेकिन ना तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पूछ रहा है, वो रिलक्टेंस पूछ रहा है, वो ये वाली टोटल आउटपुट पावर पूछ रहा है। ये कब होगा? तो देखो ये ग्राफ देखो, ये पावर मैक्सिमम होगी इस जगह, और ये पॉइंट कहां पर है? इधर है। मतलब एंगल 45 से 90 के बीच में होगा, ना 45 होगा ना 90 होगा। इसका करेक्ट आंसर है डी। है शानदार क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। बच्चे इसको जल्दबाजी में, ऑब्वियसली बात है, नन ऑफ द अबव जनरली क्वेश्चंस को आंसर लगाने का, मतलब नन ऑफ द अबव आंसर लगाने का प्रैक्टिस नहीं होता है स्टूडेंट्स को, कि नन ऑफ द अबव भी कभी आंसर होता है। इस क्वेश्चन में है, और अगर आपने इसको गलत कर दिया तो आप फ्री के नंबर दे के आ गए। इसलिए हमें थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और फिर आंसर लगाने। क्लियर है? वही पूरा खेल है भाई पेपर के अंदर, और कुछ ज्यादा बड़ा खेल नहीं है। क्वेश्चन को समझ लिया ना, बस आंसर आपको पता है पहले, क्योंकि मेरे स्टूडेंट हो आप लोगों ने इतना ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है, बहुत सिंपल चीज थी ये। चलिए इस पर आ जाइए। देखो अभी ब्रेड्थ फैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का क्वेश्चन किया था, अब पिच फैक्टर का आ गया। तो देखो जो पिच फैक्टर होता है वो क्या होता है? KP बराबर होता है cos अल्फा बाय 2, है ना? बिल्कुल सही बात है। अल्फा को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं शॉर्ट पिचिंग एंगल। इसका वैल्यू निकालते कैसे? ये होता है नंबर ऑफ स्लॉट्स ऑफ शॉर्ट पिच इनटू बीटा, ऐसे निकालते हैं अल्फा को।
क्या मतलब हुआ साहब इसका? इसका मतलब देखो सिंपल सा ये हुआ कि कितने स्लॉट्स से शॉर्ट पिचिंग की है वो मल्टीप्लाइड बाय बीटा कर देना है, अल्फा आ जाएगा और फिर केपी आ जाएगा। तो देखो अब पढ़ो क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है आपसे 9 स्लॉट्स पर पोल है भाई, और कॉइल की स्पैन है 8 स्लॉट पिचेस। तो शॉर्ट पिचिंग कितने से की है? कॉइल की स्पैन है ना, एक साइड से लेके दूसरे कॉइल की साइड में 8 स्लॉट आ गए, होते हैं टोटल 9। तो फिर एक स्लॉट से शॉर्ट पिचिंग की है, तो नंबर ऑफ स्लॉट्स ऑफ शॉर्ट पिच यहां पे कितना है? 1 इंटू बीटा। बीटा कितना होता है? 180 डिग्री अपॉन स्लॉट्स पर पोल। स्लॉट्स पर पोल कितने दे रखे हैं? 9 दे रखे हैं। तो अल्फा की वैल्यू 20 डिग्री आ गई। तो केपी कितना आ गया? cos 20/2 मतलब cos 10 डिग्री। आगे समझ में? ठीक है। अगर कुछ भी डाउट है इन सब चीजों से रिलेटेड, अगर नहीं समझ में आ रहा है या कोई भी परेशानी है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए नीचे। ठीक है। कोई भी दिक्कत है तो मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा उस टॉपिक पे, लेकिन अगर पूरा लेक्चर समझ में आ रहा है तो भी फीडबैक दीजिए। अगर कोई भी क्वेश्चन पर्टिकुलर नहीं समझ में आ रहा है तो उसको कॉमेंट्स में जरूर पूछना है। ठीक है भाई, डाउट को लेके नहीं जाना है घर पे। ओके, चलो इस क्वेश्चन पे आओ। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बोल रहा है कि कौन सी कंडीशन नॉट मैंडेटरी है फॉर ऑल्टरनेटर्स वर्किंग इन पैरेलल। चलिए आप ही पढ़ के बता दीजिए भाई क्या होगा। पैरेलल में बोल रहा है मस्ट हैव इक्वल केवीए रेटिंग। ऐसा तो हमने कभी नहीं पढ़ा है, चलिए देखते हैं आगे। और दे मस्ट ऑपरेट एट सेम फ्रीक्वेंसी। जी हाँ बिल्कुल। दे मस्ट ऑपरेट एट सेम फेज सीक्वेंस। बिल्कुल। टर्मिनल वोल्टेज सेम होना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि पैरेलल में है तो वोल्टेज सेम होना चाहिए। लेकिन मशीन्स मस्ट हैव इक्वल केवीए रेटिंग्स, ऐसा हमने कभी नहीं पढ़ा है और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दो मशीन जो पैरेलल में ऑपरेट हो रही है उनका वोल्टेज सेम होना चाहिए। केवी रेटिंग से फर्क नहीं पड़ता है, केवी रेटिंग अलग अलग भी हो सकती है। चलिए अब ये क्वेश्चन है, देखो ये भी एक न्यूमेरिकल है, सिंपल सा है ना। बोल रहा है कि एक ऑल्टरनेटर है 10 पोल 25 हर्ट्ज का, इसको कपल कर दिया है डायरेक्टली। डायरेक्टली कपल्ड मतलब क्या? सीधे एक को पकड़ के दूसरे से ऐसे पकड़ दिया है, मतलब दूसरों दोनों की शाफ्ट जो है वो कॉमन है। ठीक है, दोनों का जो रोटर है, जो शाफ्ट है वो क्या है? कॉमन। डायरेक्टली कपल्ड है एक दूसरे से, मैकेनिकली कपल्ड भी कह सकते हो। ठीक है, मतलब क्या हो गया इसका? जब दोनों एक दूसरे से जुदा हो ही नहीं रहे हैं तो साथ जिएंगे साथ मरेंगे। साथ जिएंगे साथ मरेंगे मतलब साथ साथ घूमेंगे। ठीक है, तो दोनों की स्पीड सेम होगी बेसिकली, और कुछ नहीं। क्या होगा मेरे दोस्त? सेम स्पीड। अगर स्पीड सेम हो जाएगी तो 120 एफ ऑफ जनरेटर अपॉन पोल्स ऑफ जनरेटर बराबर 120 फ्रीक्वेंसी ऑफ मोटर डिवाइड बाय पोल्स ऑफ मोटर। 120 से 120 निपटा दो। फ्रीक्वेंसी ऑफ जनरेटर है 25 अपॉन पोल्स है 10। फ्रीक्वेंसी ऑफ मोटर है 60 अपॉन पोल्स निकालने हैं। कितना आ जाएगा भाई? 600 अपॉन 25, 24 आ जाएगा। ठीक है, 24 पोल्स होने चाहिए मोटर में। बढ़िया। चलो इस पे आओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इनमें से करेक्ट कौन सा है? देखो पढ़ने में अजीब सा लग रहा है, देखने में थोड़ा, लेकिन इतना है नहीं। बेसिकली ये हमसे आर्मेचर रिएक्शन की डेफिनेशन पूछ रहा है। ठीक है, तो खुद सोचो थोड़ा मन में, आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है? आर्मेचर रिएक्शन मतलब इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स ऑन मेन फ्लक्स, बस वो आर्मेचर रिएक्शन है। तो एक हो गया मेन फ्लक्स, एक हो गया आर्मेचर फ्लक्स, ये फाई एम, ये फाई ए। इन दोनों का जो इफेक्ट है, इन दोनों का एक दूसरे पे जो इफेक्ट है, तो जो रिजल्टेंट निकलता है वो क्या निकलता है? एयर गैप फ्लक्स निकलता है ना। आर्मेचर फ्लक्स और मेन फ्लक्स का जो रिजल्टेंट फ्लक्स है वो एयर गैप फ्लक्स कहते हैं उसे, फाई एजी। तो इफेक्ट ऑफ एयर गैप फ्लक्स ऑन आर्मेचर करंट इज आर्मेचर रिएक्शन। बताइए ऐसा सही है? आर्मेचर फ्लक्स, एयर गैप फ्लक्स का इफेक्ट आर्मेचर करंट पे, ये तो बिल्कुल ही निहायत ही गलत है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ आर्मेचर करंट ऑन मेन फ्लक्स इज कॉल्ड आर्मेचर रिएक्शन। क्या ये सही है? जी हाँ, ये एकदम करेक्ट है। आर्मेचर करंट का इफेक्ट
मेन फ्लक्स पे क्या पड़ा या आर्मेचर फ्लक्स का इफेक्ट मेन फ्लक्स पे क्या पड़ा, वही हमारी आर्मेचर रिएक्शन होती है। बाकी स्टेटमेंट पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, वैसे ही गलत है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था लेकिन अच्छा फ्रेम किया था। ठीक है, चलिए ये बताइए भाई, कोई भी बता देगा। वोल्टेज रेगुलेशन का क्वेश्चन है। मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन एक ये कंडीशन होती है, ये कब आता है, लैगिंग पावर फैक्टर पर आता है ना। फिर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन ये कब आता है, ये लीडिंग पावर फैक्टर पर आता है। लेकिन यहां पे पूछ रहा है नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन, बताओ ये भी कब आएगा, ये भी लीडिंग पावर फैक्टर पर ही आता है। शानदार, बहुत बढ़िया। तो अब लोड पावर फैक्टर इज लीडिंग। ठीक है, ये इसका ग्राफ है, आप देख सकते हो। इसमें देखो ये परसेंटेज रेगुलेशन है, यहाँ पे लैगिंग पावर फैक्टर है, यहाँ पे लीडिंग पावर फैक्टर है। लैगिंग इस साइड है, लीडिंग इस साइड है। तो देखिए लैगिंग पावर फैक्टर पे वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा कैसा है, पॉजिटिव है। और लीडिंग पावर फैक्टर पर देखिए जीरो भी है, नेगेटिव भी है। ठीक है, और थोड़ा सा पॉजिटिव भी होता है, देखो ये वाला। तो जनरली जीरो वोल्टेज रेगुलेशन और नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन की बात करते हैं, तो जीरो वोल्टेज कब होगा, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन वो भी लीडिंग पर होगा, और नेगेटिव कब होगा, वो भी लीडिंग पर ही होगा। ठीक है, शाबाश। चलो इस क्वेश्चन पे आओ, क्या पूछ रहा है इसमें हमसे, डीसी रेजिस्टेंस दे रखा है, डीसी आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.5 है, इफेक्टिव एसी आर्मेचर रेजिस्टेंस निकालना है। तो एसी रेजिस्टेंस कितना होता है, लगभग लगभग 1.5 1.6 होता है। तो यहाँ पे 1.5 अगर आप कंसिडर कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा सीधा सीधा। आप 1.6 भी ले सकते हो, लेकिन ऑप्शन 1.5 के हिसाब से तो हम वही लिख देते हैं, कोई बात नहीं, 0.75 ओम। ठीक है, एसी का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है डीसी से। आप मुझे ये बताओगे कि वाई एसी रेजिस्टेंस इज मोर देन डीसी रेजिस्टेंस। वो कौन सी ऐसी चीज है, क्या ऐसी चीज है जिसकी वजह से एसी का रेजिस्टेंस डीसी रेजिस्टेंस से ज्यादा होता है, वो कमेंट में आपको मुझे बताना है। समझ गए भाई, हर एक स्टूडेंट को कमेंट करना है, मैं तभी मानूंगा कि हाँ आप लेक्चर से जरूर कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। ठीक है, ओके चलो भाई आगे बढ़ते हैं, इसको बताओ। अरे यार ये क्वेश्चन तो कर लिया हमने, अभी अभी फटाफट बता दो। चलो, सेलेंट पोल रोटर में क्या होता है, बहुत सारे पोल लगने होते हैं, इसलिए बड़ा डायमीटर चाहिए, एक्सेल लेंथ छोटी होनी चाहिए। लार्जर डायमीटर शॉर्टर एक्सेल लेंथ। सिंपल क्वेश्चन है ये, आ जाओ इस पे। हाँ, अब ये मस्त क्वेश्चन है। देखो हमेशा जो स्टूडेंट्स हैं वो ट्रांसफार्मर और सिंक्रोनस मशीन के वोल्टेज रेगुलेशन में कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी जगह क्या पढ़ाया, मतलब क्योंकि पढ़ाते बहुत सारे टीचर अलग अलग फॉर्मूला है, तो गलत पढ़ा देते हैं काफी जगह, उसकी वजह से स्टूडेंट भी कंफ्यूज रहता है। मैं आपको बताता हूं वोल्टेज रेगुलेशन का सही फॉर्मूला, इस बात को नोट कर लीजिएगा। 100% यही करेक्ट है जो मैं बता रहा हूं। ठीक है ना, देखो ट्रांसफॉर्मर के अंदर मेरे भाई वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, वी नो लोड माइनस वी फुल लोड डिवाइड बाय नीचे आता है वी नो लोड। इसका एक और रिजल्ट हम लोग डिफाइन करते हैं क्या, E2 माइनस V2 डिवाइड बाय E2। सिंक्रोनस मशीन की अगर आप बात करोगे, सिंक्रोनस जनरेटर की, तो यहां पे वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, नो लोड माइनस फुल लोड डिवाइड बाय क्या पढ़ाया है, फुल लोड, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ ईएफ टर्मिनल वोल्टेज वीटी डिवाइड बाय टर्मिनल वोल्टेज वीटी। ये दोनों फॉर्मूलास आपको याद रखने हैं। एक दो बार तो पेपर के अंदर भी ट्रांसफार्मर वाला अलग ऑप्शन उन्होंने मार्क कर दिया था, जो कि बिल्कुल ही गलत है। 100% करेक्ट E2 माइनस V2 अपन E2 ही है। यहाँ पे हमें वोल्टेज रेगुलेशन निकालना है ऑल्टरनेटर का, तो हम लोग निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, नो लोड वोल्टेज कितना है, ज्यादा होगा 495 माइनस 440 डिवाइड बाय 440, परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100 कर देंगे। तो ये 55/440 इंटू 100 आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो निपटाएंगे, 11 से 5 और 4, 5/4 1.25 12.5% आ जाएगा मेरे भाई ये। ठीक है,
ए आ जाएगा। क्लियर है ना? आ जाओ इस क्वेश्चन पे देखो। अब ये अंग्रेजी में डेफिनेशन पूछ रहा है हमसे, किस चीज की डेफिनेशन लिखी हुई है ये बताइए। रेशियो ऑफ वेक्टर सम ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ्स पर कॉइल टू द अरिथमेटिक सम ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ्स। तो ये किसकी डेफिनेशन है? ये पिच फैक्टर की डेफिनेशन है। केपी बराबर होता है रेशियो ऑफ सम ऑफ वेक्टर सम हो जाएगा बेसिकली। केपी होता है वेक्टर सम ऑफ ईएमएफ डिवाइड बाय अरिथमेटिक सम ऑफ ईएमएफ। ये पिच फैक्टर की डेफिनेशन होती है। ठीक है, और क्या होता है देखो, एक और होता है। केपी क्या है? पिचिंग है, पिच फैक्टर है। तो ईएमएफ ऑफ शॉर्ट पिच्ड कॉइल, ईएमएफ ऑफ शॉर्ट पिच्ड कॉइल डिवाइड बाय ईएमएफ ऑफ फुल पिच्ड कॉइल। ये भी किसकी डेफिनेशन है? पिच फैक्टर की। लेकिन देखो नीचे वाली डेफिनेशन तो हर कोई समझ जाएगा। शॉर्ट पिच अपन फुल पिच को डिवाइड करते हैं दोनों ईएमएफ को, तो केपी आएगा। लेकिन ऊपर वाली मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता होती है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। वेक्टर सम ऑफ ईएमएफ डिवाइड बाय अरिथमेटिक सम ऑफ ईएमएफ इज पिच फैक्टर। ठीक है, आ जाओ इस क्वेश्चन पे देखो क्या बोल रहा है। एवरेज ईएमएफ पर कंडक्टर इन एन ऑल्टरनेटर इज। अब ये जो क्वेश्चंस होते हैं जनरली ये डेराइव जब हम करते हैं ईएमएफ की इक्वेशन, उस केस के क्वेश्चंस हैं ये। ठीक है, उस केस में हम लोग पढ़ते हैं। तो आप लोग इसको याद रख सकते हैं, तो याद रख लीजिए। हर एक कंडक्टर का ईएमएफ पर कंडक्टर कितना ईएमएफ डेवलप होता है ऑल्टरनेटर में? 2f5, 2 इंटू फ्रिक्वेंसी इंटू फ्लक्स, इतना ईएमएफ डेवलप होता है हर एक कंडक्टर में। ठीक है ना? चलो मैंने यहाँ पे ये प्रूफ करके ही बताया, आप लोग पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लीजिएगा, वैसे इतना कोई जरूरी नहीं है। 2f5 वोल्ट एवरेज ईएमएफ रहता है पर कंडक्टर। क्लियर है? चलिए अब इस न्यूमेरिकल पे आते हैं। ये न्यूमेरिकल क्या कह रहा है देखो, देखने में तो थोड़ा अजीब लग रहा है लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। एक ऑल्टरनेटर है ना, ओपन सर्किट पे जनरेट कर रहा है इतना वोल्टेज, और करंट दे रखा है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। नेगलेक्टिंग सैचुरेशन डिटरमाइन द ओपन सर्किट ईएमएफ। फिर से ईएमएफ निकालना है, फ्रीक्वेंसी और फील्ड करंट बदल दी है। ये कैसे होगा? कोई रिलेशन पता है इसका जिसमें फ्रीक्वेंसी और फील्ड करंट दोनों आ रहा हो? जानते हो आप? ठीक है, देखो मैं अभी आपको समझाता हूं। ईएमएफ की इक्वेशन पढ़ी है ना, सिंक्रोनस जनरेटर में कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ 4.44 नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज, फ्रीक्वेंसी इंटू फ्लक्स इंटू केपी इंटू केडी, यही होता है। यहाँ पे केपी केडी का कोई काम है क्या? नहीं। लेकिन यहाँ पे हमारा काम किससे है? फ्रीक्वेंसी से है और फ्लक्स से है। अब जो फ्लक्स है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? करंट के। फील्ड करंट के, जितना करंट फ्लो होगी उतना ज्यादा फ्लक्स डेवलप होगा। इसीलिए हम डायरेक्टली लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी इंटू फील्ड करंट। बस हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। तो बस लिख दो E2 अपॉन E1 बराबर F2 अपॉन F1 इंटू IF2 अपॉन IF1। ठीक है, IF1 E2 अपॉन E1 कितना है भाई? 360। F2 है 40, F1 था 60, IF2 2.4, ये था 3.6। कितना आ जाएगा भाई? सॉल्व कर लो जरा। 2 3, ये भी 2 और ये 3, तो 360 इंटू 4 अपॉन 9, 9 से 4, 160 वोल्ट आ गया मेरे भाई। कितना आ गया? 160 वोल्ट। डी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सिंपल था। तो बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। देखो जेई के पेपर में कभी भी आपको लेवल बहुत ऊपर नहीं मिलेगा। ठीक है, लेवल उतना ही रहता है, बस हम थोड़े लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस को समझने में गलती कर देते हैं, इस वजह से मार्क्स खा जाते हैं और पेपर में सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो अगर आपको क्वेश्चंस पढ़ने की आदत डली हुई है, आप बहुत सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं, तो फिर पेपर में कभी भी आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस तो काफी सिंपल रहते हैं, आसानी से हर किसी से सॉल्व हो जाते हैं। चल भाई आगे चले, आ जाओ इधर आ जाओ। क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में? आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट कॉजेस फ्लक्स टू रिड्यूस विथ। आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट कॉजेस फ्लक्स टू रिड्यूस विथ। फ्लक्स रिड्यूस होता है विथ डिक्रीजिंग टॉर्क
टॉर्क के डिक्रीज होने से फ्लक्स डिक्रीज होता है क्या? ऐसा तो कुछ नहीं है। इंक्रीजिंग टॉर्क, हमने आर्मेचर रिएक्शन में करंट के बारे में पढ़ा है, टॉर्क और के बारे में तो नहीं पढ़ा। लेकिन देखो, आर्मेचर रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है? करंट पे डिपेंड करता है कि करंट ज्यादा, आर्मेचर करंट ज्यादा तो आर्मेचर फ्लक्स ज्यादा, तो इफेक्ट ऑन मेन फ्लक्स ज्यादा, मेन फ्लक्स पे इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा। लेकिन क्या हम लोग कभी ऐसा पढ़ते हैं कि टॉर्क के चेंज होने से कुछ होगा? नहीं। तो आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट कॉजेस फ्लक्स टू रिड्यूस विद इंक्रीज इन करंट। करंट बढ़ेगी तो फ्लक्स रिड्यूस होगा, ठीक है। टॉर्क से कोई लेना देना नहीं है। तो ये भी एक ठीक ठाक क्वेश्चन था। आ जाओ, देखिए ये क्वेश्चन भी लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी डीप अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए तो आप समझ पाओगे। दो तरीके की हमारे पास फैक्टर होते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, एक पिच फैक्टर। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्यों आता है? क्योंकि हम पूरे के पूरे आर्मेचर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हो गया। पिच फैक्टर या शॉर्ट पिचिंग क्यों आती है? देखिए वो पूछ रहा है शॉर्ट पिचिंग के नॉट ट्रू, नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू शॉर्ट पिच्ड कॉइल्स, मतलब शॉर्ट पिचिंग के लिए ट्रू कौन सा नहीं है। हम शॉर्ट पिचिंग करते क्यों है? ईएमएफ को बेहतर बनाने के लिए, हार्मोनिक्स को हटाने के लिए, कॉपर की सेविंग करने के लिए भी शॉर्ट पिचिंग की जाती है। तो टू सेव कॉपर ऑफ एंड कनेक्शन, ये ट्रू बात है, सही बात है। दे इंप्रूव द वेव फॉर्म ऑफ जनरेटेड ईएमएफ, यस ये भी करेक्ट है। लेकिन दे प्रोड्यूस हाई डिस्टॉर्टिंग हार्मोनिक्स, शॉर्ट पिचिंग करने से हार्मोनिक्स हटते हैं ना कि आते हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है ना। क्या आपने वो कंडीशन पढ़ी है? देखिए आप पढ़ते हैं ना, केपी बराबर कॉस अल्फा बाई 2 एंड अल्फा बराबर 180 डिग्री अपॉन एन, जिसमें एन है ऑर्डर ऑफ हार्मोनिक्स। ये कौन सी कंडीशन है? ये मैं पढ़ाता हूं सभी बच्चों को, हार्मोनिक्स को एलिमिनेट करने की कंडीशन है ये, ठीक है। अगर आपको हार्मोनिक्स हटाने हैं, जिस भी ऑर्डर का हार्मोनिक हटाना है, तो वो एन की वैल्यू ले लीजिए। जैसे मान लीजिए मुझे थर्ड ऑर्डर हार्मोनिक हटाना है, तो एन की वैल्यू 3 ले ली, अल्फा कितना आ गया 60 डिग्री। मतलब अगर आप शॉर्ट पिचिंग 60 डिग्री से कर देंगे तो थर्ड हार्मोनिक वेव फॉर्म में नहीं आएगा। लेकिन सी ऑप्शन में कह रहा था दे प्रोड्यूस हार्मोनिक्स, ये तो गलत बात है। बस सी ऑप्शन हो गया आंसर, नॉट ट्रू पूछ रहा था। इधर आ जाओ, देखो क्या कह रहा है। इन केस ऑफ टू लेयर वाइंडिंग, हाँ डबल लेयर वाइंडिंग है भाई। इन स्टेटर ऑफ ऑल्टरनेटर्स ईच स्लॉट इन स्टेटर कंटेन्स कितनी कॉइल साइड? तो डबल लेयर वाइंडिंग में आपको पहले भी करवा चुका हूं डीसी मशीन में ये वाला क्वेश्चन। डबल लेयर वाइंडिंग में हर एक स्लॉट में कितने कॉइल साइड होते हैं भाई? सर 2 होते हैं, काहे टेंशन ले रहे हैं, समझ गए। हर स्लॉट में 2 कॉइल साइड होते हैं डबल लेयर वाइंडिंग में, क्लियर। चलो बढ़िया। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है तगड़ा, इसको समझिए, ये क्वेश्चन मस्त है एकदम, है ना, बढ़िया क्वेश्चन है। इन केस ऑफ ऑल्टरनेटर विद सिंगल लेयर कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग, सिंगल लेयर वाइंडिंग है, मतलब एक स्लॉट में कितने कॉइल साइड? डबल लेयर में एक स्लॉट में कितने कॉइल साइड थे? सर 2। तो सिंगल लेयर में कितने हो जाएंगे भाई? सर सिंपल सी बात है, एक स्लॉट में एक कॉइल साइड आएगी, ठीक है। द नंबर ऑफ स्लॉट्स इज इक्वल टू डैश द नंबर ऑफ कॉइल्स। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम कितनी कॉइल ले ले, मान लीजिए कॉइल्स हमारे पास 10 है, तो पूछ रहा है सिंगल लेयर केस में नंबर ऑफ स्लॉट कितने होंगे नंबर ऑफ कॉइल्स के हिसाब से। कॉइल 10 है तो कॉइल साइड कितनी हो गई? एक कॉइल में 2 साइड, तो 20 कॉइल साइड हो गई, क्लियर। कॉइल्स 10 है तो कॉइल साइड 20, हर स्लॉट में एक कॉइल साइड, तो कितने स्लॉट्स हो गए? स्लॉट्स भी 20 ही हो गए भाई, सिंपल सी बात, ठीक है। हर एक स्लॉट में एक एक कॉइल साइड रखनी है तो स्लॉट्स भी 20 हो गए। तो नंबर ऑफ स्लॉट्स कॉइल्स के क्या है? तो नंबर ऑफ स्लॉट्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स द नंबर ऑफ कॉइल्स, है ना। तो बस यही तो पूछ रहा है, नंबर ऑफ स्लॉट्स इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ कॉइल्स, ठीक है। तो एक अच्छा क्वेश्चन था ये, इसको आप अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं।
क्योंकि ये क्वेश्चन अगर रिपीट हो गया कहीं पे तो इसका आंसर हमेशा ट्वाइस ही होगा, इसमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई न्यूमेरिकल तो है नहीं, है तो एक थ्योरी वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चलो बढ़िया, आ जाओ इसे बताओ। ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है भाई। द रेटेड वोल्टेज ऑफ ऑल्टरनेटर कितना होता है? 11 केवी होता है। ऑल्टरनेटर के टर्मिनल पर जो रेटेड वोल्टेज हम मान के चलते हैं वो कितना लेके चलते हैं? 11 केवी। इसे बताइए, शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑल्टरनेटर इज। सिंक्रोनस जनरेटर में हम बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, 3 तरीके के पढ़ते हैं जनरली, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट एंड जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स। वो पोर्टियर ट्रायंगल जैसा बनता है ना वो। तो इसमें पूछ रहा है शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स किस टाइप का होता है। तो देखो ये रहा शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स, ये लीनियर होता है। ठीक है, किस किस के बीच में बनता है? शॉर्ट सर्किट करंट और फील्ड करंट के बीच में बनता है। लीनियर ग्राफ आता है शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स का, ऑलवेज लीनियर। क्लियर, चलिए बढ़िया। अब इसे बताइए, इफ द एक्साइटेशन ऑफ एन ऑल्टरनेटर operating in parallel with other alternator is increased above the normal value of excitation, its पावर फैक्टर के साथ क्या होगा? देखो पहली बात तो ऑल्टरनेटर की बात कर रहा है, आप लोगों ने वी कर्व और इन्वर्टेड वी कर्व तो पढ़ा ही है। ठीक है, उसी का क्वेश्चन है। एक्साइट नॉर्मल पे ऑपरेट कर रहा है ना, इज इंक्रीज्ड अबव द नॉर्मल वैल्यू, मतलब नॉर्मल पे था, अब उससे ज्यादा एक्साइटेशन कर दी। देखिए कैसा बनता है कर्व, यहां पे फील्ड करंट, यहां पे आर्मेचर करंट, वी कर्व बनता है ना। ये कौन सा पावर फैक्टर है? ये यूनिटी पावर फैक्टर है। यहां पर कौन सा पावर फैक्टर होता है जनरेटर के लिए? लैग। और यहां पर कौन सा पावर फैक्टर होता है जनरेटर के लिए? लीड। तो अगर नॉर्मल वैल्यू से अबव पे जाएंगे तो पावर फैक्टर कैसा बनेगा? लैगिंग। पावर फैक्टर बिकम्स मोर लैगिंग, क्योंकि ये ऑल्टरनेटर की बात कर रहे हैं मेरे दोस्त। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, चलिए ठीक है। अगर आप करंट भी देखना चाहो तो करंट क्या हो रही है? देखिए करंट इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन कह रहा है आउटपुट करंट डिक्रीज, ये गलत हो जाएगा। क्लियर है ना, करंट चूंकि इंक्रीज हो रही है। देखिए ये ग्राफ यहाँ पे भी बना हुआ है, ये ऑलरेडी मैंने ग्राफ बना दिया, ये लेके भी आया हूं, कोई बात नहीं। तो देखो आईए का जो ग्राफ है वो कैसा है? वी कर्व। ठीक है, और पावर फैक्टर का ग्राफ कैसा है भाई? पावर फैक्टर का ग्राफ कैसा है? इन्वर्टेड वी कर्व। ये चीज नहीं भूलना है, ये तो बहुत ही कॉमन चीजें हैं। क्लियर, आ जाओ इधर। In an alternator, the effect of armature reaction is minimum at power factor of। बताइए आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट मिनिमम किस पावर फैक्टर पर होगा? 0.5 पे, 0.866, लैगिंग, लीडिंग या यूनिटी? आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट मिनिमम मतलब क्या? आर्मेचर करंट मिनिमम, आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट मिनिमम, इसका मतलब क्या है? IA शुड बी मिनिमम। जितनी कम करंट होगी उतना ही कम आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट होगा। और अभी अभी ग्राफ बताया सबसे कम करंट किस पॉइंट पर है? इस पॉइंट पर। और ये कौन सा पावर फैक्टर है मेरे दोस्त? ये यूनिटी पावर फैक्टर है। ठीक है, सो इसीलिए इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इज मिनिमम एट पावर फैक्टर ऑफ यूनिटी। यूनिटी पावर फैक्टर पर सबसे कम इफेक्ट देखने को मिलेगा। क्लियर है? देखिए सिंक्रोनस मशीन की यही खास बात है कि इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपकी थ्योरी अच्छे तरीके से कवर्ड है, आपने सारे पॉइंट्स बढ़िया तरीके से पढ़े हैं, तो इनके क्वेश्चंस में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर हमने थ्योरी अच्छे से नहीं पढ़ी है, अच्छे से कवर नहीं की है, तो मेरा एक पेड कोर्स है मेरे दोस्तों, इलेक्ट्रिकल रिवीजन कोर्स नाम है उसका, इंजीनियरिंग इनोवेशन एप्लीकेशन पर। अगर आप चाहे तो उसको एनरोल करके बहुत ही कम टाइम में सिर्फ 40 से 45 लेक्चर के अंदर मैंने पूरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को रिवाइज कराया है। जितनी भी जेई के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं वो सारे, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड उसके अंदर सारा एक्सप्लेनेशन डिटेल में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको सच में थ्योरी रिवाइज करनी है तो उससे बेहतर कोई कोर्स नहीं हो सकता। ऐसे जितने भी क्वेश्चंस जो इस सीरीज में हम लोग कर रहे हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस उस थ्योरी के अंदर कवर्ड है। क्लियर?
आप बहुत ही कम टाइम में, सिर्फ 1 महीने के अंदर आप उस पूरे बैच को कवर करके पूरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को नए तरीके से रिवाइज कर सकते हो। ओके, चलिए इस क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन बोल रहा है द रेटिंग ऑफ ए सिंक्रोनस मशीन इज यूजुअली गवर्न्ड बाय इट्स। सिंक्रोनस मशीन की रेटिंग किस पर डिपेंड करती है? देखिए, हमें ये पता है कि जो रेटिंग है वो किस में होती है? रेटिंग देते हैं केवीए में। केवीए मतलब रेटेड वोल्टेज इनटू रेटेड करंट। अब करंट किस पर डिपेंड करता है बताओ? करंट से का मतलब है लॉस, लॉस मतलब टेम्परेचर राइज। तो बेसिकली इनडायरेक्टली जो सिंक्रोनस मशीन की रेटिंग है वो टेम्परेचर राइज पर ही डिपेंड करती है। ठीक है, क्योंकि करंट से होगा लॉस, आई स्क्वायर आर लॉस, और आई स्क्वायर आर लॉस मतलब हीटिंग मतलब टेम्परेचर राइज। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन पर आइए। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, कह सकते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग वोल्टेज रेगुलेशन इज कॉल्ड जनरल मेथड। जनरल मेथड का मतलब ये है कि हम ज्यादातर इसे ही यूज करते हैं। तो क्या ईएमएफ मेथड को? नहीं, इसे हम कहते क्या है? ईएमएफ मेथड को क्या कहते हैं बताओ? पेसिमिस्टिक कहते हैं। यस, इसमें जो वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू है वो एक्चुअल से ज्यादा मिलती है। एमएमएफ मेथड को ऑप्टिमिस्टिक कहते हैं, इसमें वैल्यू कम मिलती है। जीरो पावर फैक्टर मेथड को हम लोग कुछ नहीं कहते, इसको आज से आप लोग जनरल मेथड कह लो। ठीक है ना, क्योंकि इससे हमें काफी एक्यूरेट वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू मिल जाती है जीरो पावर फैक्टर मेथड से। ठीक है, ओके, आ जाइए इस पे। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब जो सिंक्रोनस मशीन है वो किस केस में रिएक्टिव पावर जनरेट करेगी, कब एब्जॉर्ब करेगी, वो वाला केस कह रहा है। सिंक्रोनस जनरेटर की बात कर रहा है, जनरेट्स रिएक्टिव पावर व्हाइल वर्किंग एट, किस पावर फैक्टर पे जनरेट करेगा रिएक्टिव पावर। ठीक है, तो यार देखो क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। दो पावर फैक्टर है, एक लैगिंग और एक लीडिंग। ठीक है, अच्छा चलिए कैसे बताऊं। देखो, जनरेटर का जो रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला है वो होता है क्या, चलो मैं इस तरीके से बताता हूं आपको। देखो ग्राफ के थ्रू बता देता हूं। आर्मेचर करंट और फील्ड करंट, मोटर की बात भी कर लेते हैं चलिए। ठीक है, देखिए ग्राफ दोनों का सेम ही है, वी कर्व भी बनता है। ये जनरेटर है, ये मोटर है। बस बात क्या है ना, इसके पावर फैक्टर में अलग वैल्यू आ जाती है। ये यूनिटी पावर फैक्टर, जनरेटर में यहां पर लैग होता है मेरे भाई, और यहां पर होता है लीड, है ना। यहां पर भी यूनिटी पावर फैक्टर रहेगा, यहां पर मोटर में लीड होता है दोस्त, और यहां पर लैग। ठीक है, अब देखो ये कौन सी कंडीशन है, ये वाली, ये ओवर एक्साइटेड की कंडीशन है। ये नॉर्मल एक्साइटेड की कंडीशन है, ये अंडर एक्साइटेड है। ठीक है, ये अंडर एक्साइटेड, ये नॉर्मल एक्साइटेड, और ये ओवर एक्साइटेड। देखो सिंक्रोनस मोटर ज्यादातर हमें याद रहता है। ठीक है ना, हम बोलते हैं कि लीडिंग पावर फैक्टर पर जब सिंक्रोनस मोटर काम करती है तो रिएक्टिव पावर डिलीवर करती है। ठीक है, लीडिंग पावर फैक्टर पर जब सिंक्रोनस मोटर काम करती है तो रिएक्टिव पावर डिलीवर करती है। जनरेटर के केस में क्या है, वो लैगिंग पावर फैक्टर पर रिएक्टिव पावर डिलीवर करती है। ठीक है, आप कैसे याद रखेंगे? व्हेन, मैं इसको याद रखने का एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूं। सिंक्रोनस जनरेटर हो या मोटर हो इज ओवर एक्साइटेड तो डिलीवर्स क्यू, समझ गए। और व्हेन सिंक्रोनस जनरेटर हो या मोटर हो वो अंडर एक्साइटेड हो तो इट एब्सॉर्ब्स क्यू। बस काम खत्म। इन दो लाइन से आपका याद करने का जो झमेला है वो प्रॉपर खत्म हो चुका है।
बहुत ही सिंपल है। कोई भी मशीन जब ओवर एक्साइटेड होगी, उसके पास ज्यादा एनर्जी आ गई होगी, तो वो डिलीवर करेगा रिएक्टिव पावर, जनरेटर हो या मोटर हो। और जब वो अंडर एक्साइटेड हो तो वो एब्सॉर्ब करेगा रिएक्टिव पावर। क्लियर है? तो ओवर एक्साइटेड मोटर में, ओवर एक्साइटेड कंडीशन में लीडिंग पावर फैक्टर होता है और जनरेटर में लैगिंग पावर फैक्टर होता है ओवर एक्साइटेड कंडीशन में। तो क्वेश्चन था, सिंक्रोनस जनरेटर जनरेट्स रिएक्टिव पावर कब? जब वो लैगिंग पावर फैक्टर पर होती है। ठीक है ना? चलिए, बहुत बढ़िया। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है और उसके जो ऑप्शंस हैं, ये वही चीज है जो अभी अभी मैंने आपको पढ़ाई। कौन सा स्टेटमेंट इनमें से ट्रू है? एन ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मशीन एब्जॉर्ब्स? नहीं। अंडर एक्साइटेड सिंक्रोनस मशीन डिलीवर? नहीं। नॉर्मल एक्साइटेशन सिंक्रोनस मशीन डिलीवर? जी नहीं, इसमें तो कुछ नहीं होगा। अंडर एक्साइटेड सिंक्रोनस मशीन एब्जॉर्ब? जी हाँ। क्लियर है? ओके। तो ये ग्राफ है, चलिए कोई बात नहीं। इसे बताइए, एक ऑल्टरनेटर के अंदर आर्मेचर रिएक्शन इज कंसिडर्ड टू बी इक्विवेलेंट टू ए फिक्टिशियस क्या? थोड़ी देर पहले याद करो, मैंने आपको 3 टाइप के ड्रॉप्स बताए थे, जिसमें एक ड्रॉप बताया था रेजिस्टेंस का, एक ड्रॉप बताया था लीकेज रिएक्टेंस का, एक ड्रॉप बताया था आर्मेचर रिएक्शन का। तो वो ड्रॉप को मैंने क्या बोला था? IAXAR। तो जो आर्मेचर रिएक्शन है, उसका जो भी इफेक्ट है मेन फ्लक्स पे, उसकी मॉडलिंग हम करते हैं एक और रिएक्टेंस से, XAR से। तो रिएक्टेंस in an alternator, armature reaction is considered to be equivalent to a fictitious reactance। देखिए, इस सर्किट में आप देख सकते हो, ये रहा। ये सर्किट भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बनाया था। ये आर्मेचर रिएक्शन वाला रिएक्टेंस है, ये लीकेज रिएक्टेंस है, लीकेज फ्लक्स वाला, और ये तो आर्मेचर रेजिस्टेंस है। यही 3 वोल्टेज ड्रॉप आते हैं आर्मेचर मशीन में, सिंक्रोनस मशीन में। ठीक है? ओके, चलिए, बहुत बढ़िया। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इन द पोटियर मेथड ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन, जो पोटियर ट्रायंगल वाला मेथड है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज आर डिटरमाइंड बाय कंडक्टिंग टेस्ट? कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स की जरूरत पड़ती है? तो देखिए, ये रहा जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें हमें ओसीसी एंड जेडबीएफसी, इन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स की जरूरत पड़ती है। क्लियर है? जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स, इन दोनों की मदद से हम लोग पोटियर ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है ना भाई? तो आंसर हो जाएगा ओपन सर्किट एंड ZPFC 1 एंड 2। बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है? ओनली 1 एंड 2। अब देखिए, इसे बताइए, हाउ कैन द रिएक्टिव पावर डिलीवर्ड बाय सिंक्रोनस जनरेटर बी कंट्रोल्ड? सिंक्रोनस जनरेटर जो रिएक्टिव पावर डिलीवर कर रहा है, उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? रिएक्टिव पावर, ओवर एक्साइटेशन, अंडर एक्साइटेशन, नॉर्मल एक्साइटेशन। एक्साइटेशन चेंज करके कंट्रोल करते हैं, तो बाय चेंजिंग द एक्साइटेशन। ठीक है? रिएक्टिव पावर को कंट्रोल करने के लिए एक्साइटेशन बदल दो, बदल जाएगी। लैगिंग, लीडिंग, डिलीवर, एब्जॉर्ब, ये सब हो जाएगा। है ना? चलिए, ये तो फॉर्मूले हैं, कोई बात नहीं। हाँ, अब ये है फाड़ू क्वेश्चन। ठीक है? और आज का आखिरी क्वेश्चन, द नो लोड वोल्टेज ऑफ एन ऑल्टरनेटर फॉर लीडिंग पावर फैक्टर लोड इज गिवन बाय। ठीक है? क्या होता है, सिंक्रोनस जनरेटर और सिंक्रोनस मोटर, इसमें हमें ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला पढ़ना होता है। तो वही पूछ रहा है। ये यूपीपीसीएल जेई में काफी बार आ चुका है। सिंक्रोनस जनरेटर के अंदर जो ईएमएफ का फॉर्मूला होता है, वो होता है VT cos phi प्लस IA होल स्क्वायर प्लस VT sin phi प्लस IA एक्सेस का होल स्क्वायर, और इस पूरे का अंडर रूट। ठीक है? ये किस केस में है? फॉर लैगिंग पावर फैक्टर। तो लैगिंग के केस में दोनों जगह प्लस आता है। ठीक है? यहां पर भी और यहां पर भी। लीडिंग के केस में क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? लीडिंग के केस में EF बराबर VT cos phi प्लस IA होल स्क्वायर प्लस VT sin phi माइनस IA एक्सेस होल स्क्वायर हो जाता है।
ठीक है ना। लीडिंग के केस में क्या हो जाता है, प्लस एंड माइनस, यहां प्लस और यहां माइनस, ये लीडिंग पावर फैक्टर के केस में है। किसकी बात कर रहा हूं मैं, सिंक्रोनस जनरेटर की बात कर रहा हूं, भटकना नहीं है अपन को ज्यादा, ठीक है। सिंक्रोनस जनरेटर में लैगिंग के लिए प्लस प्लस, लीडिंग के लिए प्लस माइनस। यहां पे बोल रहा है ऑल्टरनेटर फॉर लीडिंग, तो आंसर हो जाएगा कौन सा बता दो। देखो यहां पे तो ये तो गलत ही हो गया, ये वाला भी गलत हो गया, ए आंसर आ जाएगा, वी टी कॉस फाइव प्लस आई आर ए होल स्क्वायर प्लस वी साइन फाइव माइनस आई एक्स का होल स्क्वायर। सर अगर मोटर के लिए पूछता फिर क्या करते, तो देखिए मोटर के लिए याद करना और आसान है। कैसे, अगर हमें मोटर के लिए बात करनी है, देखो मैं वैसे तो पीछे लेके भी आया हूं, लेकिन चूंकि मुझे खुद से बताना था इसलिए मैं बता रहा हूं। यहाँ पे मोटर में क्या होता है ना, करंट रिवर्स होती है। जैसे जनरेटर में क्या होता है, यहाँ पे वोल्टेज, यहाँ पे इम्पिडेंस, यहाँ पे ये लोड हो रहता है और ये ऐसे, तो करंट ऐसे जाती है आइए जनरेटर में। लेकिन भाई मोटर में क्या होता है, मोटर में रहता है कुछ ऐसे, यहाँ पे सप्लाई रहती है, ये वीटी, ये मोटर में करंट ऐसे जाती है, तो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो आईए की जगह माइनस आईए कर देना है मोटर में, तो क्या बन जाएगा मोटर का, देखो यहाँ पे प्लस आईए एक्सेस था, मोटर में लैगिंग के लिए माइनस माइनस हो जाएगा। देखो ये रहा, और लैगिंग लोड मोटर में, सिंक्रोनस मोटर की बात चल रही है। देखो माइनस आईए आ रहे होल स्क्वायर माइनस आईए एक्सेस होल स्क्वायर, ये लैगिंग लोड है। जनरेटर में लैगिंग के लिए क्या था, प्लस प्लस, मोटर में लैगिंग के लिए क्या हो जाएगा, माइनस माइनस, ठीक है। अब जनरेटर में लैगिंग के, लीडिंग के लिए क्या था, प्लस आईए माइनस आईए, मोटर में नेगेटिव हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस की जगह माइनस प्लस, देखो माइनस, और ये माइनस माइनस कॉमन ले लोगे तो प्लस बनेगा, फाइनली ये वाला क्या बनेगा, वीटी कॉस फाइव माइनस आई आर ए होल स्क्वायर वीटी साइन फाइव, माइनस माइनस कॉमन ले लेंगे ना इसीलिए, प्लस आई एक्सेस होल स्क्वायर। तो ये मोटर का बन गया लीडिंग पावर फैक्टर के केस में, ठीक है। यूनिटी पावर फैक्टर सिंपल है, इसमें cos फाइव की वैल्यू 1 sin फाइव की वैल्यू 0 कर देते हैं बस, तो बन जाता है कुछ ऐसा, वो भी आप लोग देख सकते हो। क्लियर है ना। तो भाई ये क्वेश्चन एक बड़ा ही तगड़ा क्वेश्चन है, इसमें फॉर्मूला हमेशा स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, तो आप इन 4 फॉर्मूलों को लिख लीजिएगा। जनरेटर में लैगिंग प्लस प्लस, जनरेटर में लीडिंग प्लस माइनस, मोटर में लैगिंग माइनस माइनस हो जाएगा। लिख लेना एक बार चारों को, तो ऐसा कुछ टफ नहीं है, इतना बहुत आप लिखेंगे एक दो बार, देखेंगे उसको याद हो जाएगा। और मोटर में लीडिंग भी, ठीक है। क्वेश्चन पूछा था ऑर्डिनेटर के लिए लैगिंग, आंसर हो गया ए, बात खत्म। और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ओवर। ओके, आई होप आपको ये सिंक्रोनस मशीन का लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो। जैसा भी लगा हो भाई आप कमेंट्स में जरूर बताइए, सर आप कैसा पढ़ा रहे हैं, कैसा नहीं पढ़ा रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। भाई आप लोग नहीं बताओगे तो मुझे कैसे समझ में आएगा, ठीक है। और वीडियो अगर सच में अच्छा लगा है, मेहनत पसंद आई हो, तो भाई लाइक भी जरूर करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, इलेक्ट्रिकल रिवीजन कोर्स आप लोग जानते हैं, मैं हर एक लेक्चर में आपको बताता हूं, ये वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है फॉर रिवीजन पर्पस। आपको रिवीजन अगर करना है, जल्दी से जल्दी थ्योरी अगर खत्म करनी है कम टाइम के अंदर, तो पूरा इलेक्ट्रिकल इसके अंदर मैंने रिवाइज कराया है। ये इंजीनियरिंग इनोवेशन एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। वीडियोस को आप बाद में ऑफलाइन देखने के लिए डाउनलोड भी कर सकते हो। ऐप में अब ये भी फीचर ऐड कर दिया है, तो काफी सारे फीचर्स हैं ऐप में, आप उसको यूज करिए और इस कोर्स को अपनी बेटर रैंक प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल करिए, ठीक है। इस क्लास की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी मेरे भाइयों, और जो भी आपको गिले शिकवे हो बताइए। नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या स्टार्ट करना है मशीन के बाद, वो भी कमेंट में बता के जाइए, ठीक है। चलिए मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय।